Morning student, I am Gopi Kumar Srivastava and this is my second video of demand chapter number 4, the macroeconomics class 11. In this video I am discussing about the determinant of market demand, that is the function of market demand. In the previous video I am already discussed about the function of individual demand. Now I am discussing about the function of market demand. जब हम लोग मार्केट डिमांड की बात करते हैं तो इसमें इंडिविजुअल डिमांड बिल्कुल शामिल रहता है। जैसे कि आपको याद होगा dx की इक्वल टू फॉर्मूला था इज द फंक्शन ऑफ px, pr, y, t और ex। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। तो ये इंडिविजुअल डिमांड था, पर जब मार्केट डिमांड में आएंगे तो आपको वहाँ पे कुछ फंक्शन और बढ़ते हुए मिलेगा, जैसे p या फिर वाई डी। ठीक है, तो ये इस तरह से जो हमारा फंक्शन है वो और बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए मैंने 3 फंक्शन लिखा है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप। पहला हमारा p है, फिर वाई डी है, फिर हमारा जीपी है। आखिर जीपी क्या होता है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो मार्केट डिमांड में जब हम लोग आएंगे तो इंडिविजुअल डिमांड में तो जो 5 फंक्शन रहता है वो रहता ही रहता है, साथ में ये 3 फंक्शन भी मार्केट डिमांड में बढ़ जाएगा। मतलब टोटल 8 फंक्शन होता है मार्केट डिमांड में और आपका 5 फंक्शन होता है इंडिविजुअल डिमांड में। अगर आपने मेरा पहला वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, मतलब दोनों एक ही बात कर रहा है। सो लेट अंडरस्टैंड मार्केट डिमांड फंक्शन में, जहाँ पे बहुत सारे कस्टमर जो है, बहुत सारे कंज्यूमर जो है वो डिमांड करते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर साइज ज़्यादा रहेगा मतलब कि जनसंख्या ज़्यादा रहेगा तो डिमांड ज़्यादा रहेगा, और डिमांड जनसंख्या कम रहेगा तो डिमांड कम रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात किया गया, मतलब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह का होता है, एक को बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक को बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए आते हैं, सबसे पहले हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझते हैं। मान लीजिए सभी लोगों का इनकम, भारत में जितने भी लोग रहते हैं सबका इनकम इक्वल करते हैं, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा घटेगा? डेफिनेटली डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि सबका इनकम बराबर हो गया, सब कुछ खरीद सकता है, सब लायक बन गया है, यहाँ पे सबके पास इनकम है। इसीलिए हमारा जो देश का इनकम होता है वो अनइक्वल होता है। इसलिए हमारे देश में जो इनकम होना चाहिए वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना चाहिए, ताकि गुड्स का डिमांड और अचानक या सर्विस का डिमांड अचानक बढ़े नहीं, वो एक स्टेबल रूप में रहे। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम को वो अनइक्वल होना चाहिए, ताकि डिमांड ज़्यादा बढ़े नहीं, और अगर इक्वल हो गया तो डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में बात किया जाए तो गवर्नमेंट टैक्स के रिलेटेड बात किया जाता है। अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ में, कोई भी प्रोडक्ट में टैक्स को बढ़ा देता है तो वो चीज़ महंगा हो जाएगा, उसका डिमांड कम हो जाएगा। अगर वही गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, मतलब छूट देता है उस गुड में, टैक्स में कुछ कमी देता है, जैसे 10 का टैक्स की जगह 8 लेता है, तो कुछ जो गुड्स है वो सस्ता हो जाता है, इससे डिमांड बढ़ जाएगा। मतलब गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा तो डिमांड घट जाएगा, गवर्नमेंट सब्सिडी देगा मतलब छूट देगा, टैक्स में कुछ छूट देना, तो वो प्राइस को घटा देता है गुड्स का, जिससे डिमांड बढ़ जाता है। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी है। Now this topic is completed. Now we are going to start new topic, the law of demand. डिमांड का कानून क्या है? तो डिमांड का कानून एक ही है, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, जब प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ता है और बढ़ने पे डिमांड घट जाएगा। यही कानून है डिमांड का। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द अदर थिंग इक्वल, मतलब अदर थिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मैं डिस्कस करता हूँ आपको अच्छे से। देखिए अदर थिंग के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे आपको याद है पहला जो फंक्शन था px था, फिर पी आर था, फिर वाई था, फिर टी था, फिर ई था, फिर पी था, फिर हमारा वाई डी था, और लास्ट में हमारा जी पी था। मतलब यहाँ पे प्राइस को छोड़कर जितनी भी चीज़ें हैं वो उसको हम लोग अदर थिंग बोलते हैं। मतलब जब सिर्फ प्राइस में चेंजेज आए और कुछ भी नहीं बदले, जैसे कि इनकम नहीं बदलेगा, आपका टेस्ट प्रेफरेंस नहीं बदलेगा, पॉपुलेशन नहीं बदलेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बदलेगा, प्राइस रिलेटेड गुड्स नहीं बदलेगा, सिर्फ प्राइस में चेंजेज आए तो उसको हम लोग लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। मतलब यहाँ पे साफ लिखा है कि लॉ ऑफ डिमांड जो स्टेट करता है अदर थिंग में ये सारी चीज़ आ गया, ये सभी को हमको अदर थिंग बोलते हैं। आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि आगे वाला पॉइंट में भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अदर थिंग किसको कहते हैं। तो अदर थिंग में आप इतने याद रखिएगा कि हमारा जो भी पी आर है, वाई है, टी है, ई एक्स है, ये सभी अदर थिंग के अंतर्गत आता है। और हमारा पी एक्स मतलब लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ ओनली प्राइस की वजह से चेंज होगा, ठीक है, अदर थिंग की वजह से नहीं। ठीक है, फॉर गुड्स एक्सटेंड विद द डिक्रीज इन द प्राइस घटेगा तो आपका गुड्स का डिमांड जो है एक्सपेंड कर देगा, एंड द कॉन्टेक्ट विद द इंक्रीज इन प्राइस, अगर प्राइस बढ़ाते हैं तो आपका डिमांड घट जाएगा। सिंपल सी बात, मतलब प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटाओगे तो डिमांड बढ़ेगा। इन द अदर वर्ड देयर इज एन इन्वर्स रिलेशनशिप। यहाँ देखा जाए तो प्राइस और क्वांटिटी में जो है इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घट रहा है, तो इन्वर्स रिलेशन दिखा रहा है, मतलब नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा डिमांड कर रहे हैं वो डाउनवर्ड जाता है। ठीक है, इसे भी आप टेबल और डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए प्राइस को मैंने बढ़ाया है और क्वांटिटी को बढ़ाया है, प्राइस को मैंने बढ़ाया, क्वांटिटी को घटाया है, और हमारा डायग्राम भी डाउनवर्ड जा रहा है। ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड का जैसा ही टेबल और डायग्राम है, आपने इसको देखा होगा वीडियो में।
फिर एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के बारे में आते हैं। एजम्पशन का मतलब क्या होता है कि जब सिर्फ प्राइस चेंज हो और बाकी चीज़ें चेंज नहीं होता है तो उसे हम लोग एजम्पशन कहते हैं। व्हेन द ओनली प्राइस चेंजेस अदर थिंग रिमेनिंग कॉस्ट। अदर थिंग में क्या आता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आता है, प्राइस ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आता है। मतलब जितनी भी फंक्शन है प्राइस को छोड़कर वो सभी कॉन्स्टेंट रहेगा, सभी इक्वल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन कॉन्स्टेंट, देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर में का इनकम में कोई चेंज नहीं होगा। प्राइस रिलेटेड गुड्स नॉट चेंज, टेस्ट एंड देयर इज नो एक्सपेक्टेशन, मतलब कोई भी एक्सपेक्टेशन में चेंज नहीं होगा, किसी चीज़ में चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज होगा, तो उसको एजम्पशन कहते हैं। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, जब लॉ ऑफ डिमांड फॉलो ना करे, मतलब प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटे नहीं बढ़ जाए, प्राइस घटने पे डिमांड बढ़े नहीं घटी जाए, मतलब प्राइस बढ़े तो डिमांड भी बढ़े, प्राइस घटे तो डिमांड भी घटे, तो ये एक्सेप्शन होता है जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता है। तो चलिए जानते हैं क्यों नहीं करता। जैसे नेसेसरी ऑफ लाइफ हो गया, द एक्सेप्शन occurs इन द यूज ऑफ सर्च कमोडिटी विच बिकम नेसेसरी ऑफ लाइफ। जैसे मान लीजिए कि आपका राइस हो गया, वीट हो गया, सॉल्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, आर द परचेज इवन इफ देयर प्राइसेस इंक्रीजेज। मतलब अगर इन चीज़ों का प्राइस अगर हम बढ़ा भी दें तभी इनका डिमांड कम नहीं होने वाला है, बढ़ेगा बढ़ेगा, क्योंकि ये बड़ी नेसेसरी गुड्स है, बहुत ज़रूरत का चीज़ होता है, तो इसका डिमांड कभी भी घटता नहीं बल्कि बढ़ जाता है। Change in weather. With the change in the season, weather demand for a certain commodity also changes irrespective of any change in their prices. मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ब्रेला इंक्रीजेज इन द रेनी सीजन विथ इंक्रीज इन द देयर प्राइसेस। आप जैसे कि छाता को रख लीजिए, अम्ब्रेला को रख लीजिए, सीजन के अनुसार क्या होता है, प्राइसेस उसका बढ़ने पे अम्ब्रेला का या छाता का उसका डिमांड भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसका सीजन होता है। तो वहाँ डिमांड लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं किया, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है छाता का, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला हमारा इग्नोरेंस है। कंज्यूमर में बाय मोर ऑफ कमोडिटी एट अ हायर प्राइस व्हेन दे आर इग्नोरेंस एट ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइसेस। कभी कल कंज्यूमर खुद ही इग्नोर कर देता है, ज़्यादा प्राइस होने पे खुद भी खरीदता है कि नहीं मुझे ये चाहिए, मैं कोई भी हालत में खरीदूंगा, प्राइस बढ़ने के बावजूद भी खरीदते हैं। फियर ऑफ शॉर्टेज। फियर ऑफ शॉर्टेज में आते हैं हम लोग, इफ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट द शॉर्टेज इन द स्कार्सिटी इन द पर्टिकुलर कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर। अगर कंज्यूमर को लगता है कोई चीज़ खत्म हो जाने वाला है, जैसे आलू रख लीजिए, प्याज रख लीजिए, कि कल दाम बढ़ जाएगा या खत्म हो जाएगा, तो लोग क्या करते हैं आज ही जाके उसको खरीदारी करने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका प्राइस भी बढ़ जाता है और डिमांड भी बढ़ जाता है। स्टेटस सिंबल का मतलब होता है या और टेशन कह दीजिए इसको, दिखावा का सामान जो होता है, जैसे कि कोई डायमंड पहन लिए, डायमंड बहुत महंगा होता है फिर भी लोग उसको खरीदता है, क्यों, क्योंकि दिखाना चाहता है, स्टेटस दिखाना चाहता है कि मैं कितना अमीर हूँ। तो इस तरह से भी लोग क्या करते हैं, महंगी महंगी चीज़ों का डिमांड करते हैं, जबकि उसका प्राइस भी बढ़ा रहता है। जैसे BMW कार को रख लीजिए, ठीक है, तो इन कारणों से उसका डिमांड बढ़ता है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड द शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सो बिफोर end of this video I am giving homework to all of you। तो इसका जो होमवर्क है वो आपका है हाँ, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ टेबल डायग्राम। आप इसका क्वेश्चन लिख लीजिए एंड राइट अबाउट द एग्जेम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। द सेकेंड क्वेश्चन आप इसको भी लिख लें, तो हमारी वीडियो जो है कंप्लीट हो जाता है और आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर और शिफ्ट इन डिमांड कर। पर आप हमेशा याद रखिएगा, जब तक आपको फंक्शन याद नहीं होगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये जितनी भी फंक्शन थी, चाहे इंडिविजुअल डिमांड का हो या मार्केट का हो, अगर आपको फंक्शन याद होगा तो ये चैप्टर बहुत आसानी से कंप्लीट होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो भी जब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हमारे ये दो वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा या अच्छे से समझे होंगे, अच्छे से देखे होंगे या अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, और सभी क्वेश्चन को आप बिल्कुल कॉपी में लिखें, क्योंकि एग्जाम जो है कुछ भी पूछा जा सकता है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जो भी सिलेबस में होता है सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम लोग भी तैयार रहें एग्जाम के लिए और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। So thank you. This video is completed. Must learn and write all the question and the homework complete. So thank you.